सो यस गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रिवाइज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नोटेबल स्कॉलर के बारे में। फाइन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि दिस विल बी योर पार्ट 2 लेक्चर ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। सो अगर जो बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट देम कि आप लोग पार्ट 1 पहले देख लो, और जो कि प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, और फिर आप पार्ट 2 में देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये जो नोटेबल स्कॉलर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं गाइज। तो अगर हम यहाँ पर देखें गाइज, सो वी हैव टोटल 6 स्कॉलर्स। वी हैव दी रेने डिकार्ट, वोल्टायर, जॉर्ज हेगल, लियोपोल्ड वन रैंक, कार्ल मार्क्स, माइकल फौकाल्ट। ठीक है, और फिर वी हैव 2 स्कूल्स, 2 डिफरेंट स्कूल्स। स्कूल्स का मतलब उनकी थॉट और विचार धारा अलग है। ठीक है, तो एनएल स्कूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या मतलब सोच रखते हैं। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या कहती है, वो उनके धारणा क्या है हिस्ट्री लिखने के लिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून एंड स्टे फोकस गाइस। सो लेट्स बिगिन। सो यस गाइस, ये रहे हमारे फर्स्ट स्कॉलर और जिनका नाम है रेने डिकार्ट। यस गाइस, सो दिस पीपल आर फ्रॉम फ्रांस, और फ्रांस में दे प्रोनाउंस देयर नेम इन अ लिटिल बिट डिफरेंट मैनर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो आपको जैसा प्रोनाउंस करना है आप वैसे प्रोनाउंस कीजिए। सो इट इज़ बेसिकली प्रोनाउंस एज रेने डिकार्ट। फाइन। तो आपको पढ़ना क्या है, अभी जो भी स्कॉलर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है गाइस, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहली चीज़ है, आपको नाम याद रखना है बंदे का। ठीक है, you have to see remember the name of the person or the scholar. Fine. The second thing is that you have to remember their work. काम याद रखना है यार, उनके आइडियाज याद रखने, उनका कंट्रीब्यूशन याद रखना है कि उन लोग क्या प्रपोज किया उन्होंने। फाइन। थर्ड है उनकी किताब, बुक्स कौन से लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो बोर्ड्स के एग्जाम में आपको किसी एक स्कॉलर के बारे में लिखने के लिए आता भी है, सो यू जस्ट नीड टू नो 3 to 4 पॉइंट्स। सभी क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक के इसी स्लाइड से बन जाएंगे, आपको दूसरा कोई सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो शुरू करते हैं रेने डिकार्ट के ऊपर से। 3 चीज़ें वापस से कहूँगा, 3 चीज़ें याद रखनी है। नेम याद रखना है, वर्क और उनके आइडियाज याद रखने हैं, और बुक्स का नाम याद रखना है। तो कोई भी स्लाइड अगर आप देखोगे तो ये 3 चीज़ें ढूंढने की कोशिश करना, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट का और जो टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग है वो परफेक्ट हो जाएगा। ओके, हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो बेटर वुड बी दैट वी फोकस ऑन द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी एंड टू द पॉइंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ें जितना हमें नॉलेज भी मिल सके और हमें मार्क्स भी मिल सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो अब शुरू करते हैं। रेने डिकार्ट जी ने क्या कहा था, क्या प्रपोज किया था, बेसिकली क्या उन्होंने आइडियाज शेयर किए हैं हिस्ट्री लिखने के तरीकों में। ठीक है, सो रेने डिकार्ट को आप प्रिंकिया के पापा के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी एक फन एलिमेंट रहेगा। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु insisted on verifying the reliability of the historical documents by critically examining them. फिर से गाइस, वेरीफाइंग कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। कीवर्ड्स, अगेन कीवर्ड्स पे अगर आप ध्यान रहता है तो आपके एक कीवर्ड से आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो पहला कीवर्ड आपको मिल गया है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हैं तो इनका मानना था कि आपको साइंटिफिक अप्रोच लगाना है और उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको अंधविश्वास से या कई सुनी बातों से आपको डॉक्यूमेंट नहीं लिखना है। यू हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू गेट द एविडेंसेस एंड यू हैव टू प्रूफ इट, देन ओनली यू शुड राइट इट। फाइन, तो ये पहला पॉइंट कहते हैं रेने डिकार्ट। सेकेंड पॉइंट इज दैट नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग एज ट्रू। कोई भी चीज़ को सच्चाई मत मान लो कि जब तक उसके सारे डाउट्स आप मतलब क्लियर ना कर लें। ठीक है ना, काफ़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। फाइन, तो ये कुछ मतलब इनके आइडियाज़ हैं और इनका कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है उसके तरफ। ठीक है, अगर हम इनकी किताब की बात करें तो आपको इनका बुक याद रखना है, डिस्कोर्स ऑन दी मेथड्स। ठीक है, तो इन्होंने
साइंटिफिक मेथड्स बताएं कि हाउ टू राइट द हिस्ट्री इन अ प्रॉपर एंड अ लॉजिकल मैनर, ठीक है। डिस्कोर्स ऑन दी मेथड, तो ये किताब का नाम आपको याद जरूर रखना है गाइस। 3 चीजें याद रखनी है, नाम, काम और किताब का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे लिस्ट में जो अगले स्कॉलर है गाइस, तो उनका नाम है वोल्टायर। यस गाइस, सो दिस इज अमेजिंग पर्सन, अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। हालांकि इनका असली नाम वोल्टायर नहीं है, फ्रांसवा मेरे आउए। तो ये थोड़ा सी अगेन थोड़ा फ्रांस से बिलोंग करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, जस्ट रिमेंबर द नेम एंड द वर्क डन बाय दिस पीपल। फाइन। अब एक चीज को समझो, इनके मतलब काम को समझने से पहले एक चीज को समझो कि तो हिस्ट्री लिखने का जो तरीका बदला कैसे। फाइन। तो मैंने आपको पहले से ही बताया है कि एंशियंट टाइम में और मॉडर्न टाइम की बात करते हैं। एंशियंट टाइम में मतलब हिस्ट्री लिखी जाती थी राजा रानियों के ऊपर। अगर मान लो कोई राजा है तो उसके दरबार में कोई हिस्ट्री लिखने वाला है, कोई पोएट है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो राजा की ग्लोरी करेगा, तो उसकी तारीफ करेगा। तो पूरे इतिहास की किताब में आपको राजा रानी, उनके फाइटिंग, उनकी लड़ाइयाँ, उनके जीत के बारे में मेंशन की जाएगी, ठीक है ना। तो वो एक एंशियंट टाइप ऑफ हिस्टोग्राफी हो गया, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में हमने पढ़ा था कि वी यूज साइंटिफिक मेथड, है ना। साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्टोग्राफी में। और साइंटिफिक मेथड तो जैसे रिंकिया के पापा ने, ठीक है, रेने डिकार्ड जी ने बताया कि वेरीफाई करना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो अभी हमने पढ़ा। तो वोल्टायर एक स्टेप आगे जाते हैं और उनका मानना होता है कि हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मतलब आपका साइंटिफिक अप्रोच के अलावा और क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, क्रोनोलॉजी मतलब एक के बाद जो घटनाएं घटित होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक। तो वो चीज़ के अलावा हिस्ट्री में सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें जो नॉर्मल पर्सन के लाइफ से एसोसिएटेड हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी चाहिए, है ना। कि पहले के ज़माने में राजा रानी की बात हो रही है, कॉमन पीपल की कोई बात ही नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा है, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा है, कल्चर की बात नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी तो हिस्ट्री में आनी चाहिए, राइट। तो अगर आप अपनी हिस्ट्री की किताब देखोगे तो अभी आपको एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, हेरिटेज के बारे में बताएंगे। एक दौर था कि जब पूरे हिस्ट्री की किताब में लड़ाइयाँ के बारे में तो कहा जाता था, राजा रानी तो उनके फाइटिंग्स, तो उनके वॉर्स के बारे में लिखी जाती थी कहानियाँ, है ना। तो अब इतिहास पढ़ना और इतिहास लिखने का तरीका बदल रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो उनका मानना था कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। और इसी योगदान की वजह से उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी भी कहा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। बहुत बार सवाल आता है कि वाई वोल्टायर इज नोन टू बी दी फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ये आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे सारे, ठीक है। क्योंकि एक बार फिर से समरी दे देता हूँ, क्योंकि वोल्टायर का मानना था कि हिस्ट्री में आपको इवेंट्स, डेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको लिखनी चाहिए। उनमें से आपका इकोनॉमी आ जाता है, आपके कल्चर आ जाते हैं, ट्रेड आ जाता है, सोशल ट्रेडिशन आ जाता है। तो मतलब हर वो चीज़ जो इंसान के नॉर्मल पीपल से जुड़ा हुआ है वो सब आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्कॉलर एंड हिज नेम इज जॉर्ज विलियम फेडरिक हेगल। तो आप इसे जॉर्ज हेगल के नाम से भी बुला सकते हैं। तो ही वॉज बेसिकली जर्मन फिलोसोफर। तो स्टार्टिंग के दो हमारे फ्रांस के थे और ये भाई साहब हमारे जर्मनी के हैं, ठीक है। तो इनका मानना ये है कि ये माइंड पे ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। तो ये इनका मानना था कि अगर इंसान अपने दिमाग को अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत सारे प्रोग्रेस और बदलाव समाज में आएगा। फाइन। तो ये कहते थे कि लॉजिक, रीजन और चेंज ये मेन क्राइटेरिया है हिस्ट्री को देखने का। फाइन। तो अगर इनका एक स्टेटमेंट पढ़ें, ही thought that presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forward.
ठीक है, मतलब हिस्ट्री बदलती रहेगी, चेंज होते जाएगी टाइम दर टाइम से, जैसे जैसे न्यू एविडेंस, न्यू प्रोग्रेस हमारे समाज में होते जाएगा, जो कि एकदम सही बात है। अगर आप मानो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, और अभी देखो हम मॉडर्न एज में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी। तो मतलब कितना प्रोग्रेस हमने देखा है इंसान के जीवन में। तो ये कहीं ना कहीं तो इसी बात की बात करते हैं कि इंसान के माइंड की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से, तो उसके रीज़न करने की पावर की वजह से वो चेंज लाता है ना। तो इनकी किताब का नाम याद रखना है, रीज़न इन हिस्ट्री। रीज़न माइंड के ऊपर से है, तो वो आप एक लिंक बैठा सकते हैं। तो रीज़न करना है, क्यूरोसिटी बिल्ड करना है, बदलाव लेके आना है समाज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिमिटेड स्ट्रेट टू द पॉइंट पढ़ना है। फाइन, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी बार राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायलेक्टिक्स आ जाता है, पूछ लेते हैं एग्जाम वाले, और ये भी हमारे जॉर्ज हेगल जी ने प्रपोज किया था थियरी। ठीक है, तो डायलेक्टिक्स का अगर कॉमन भाषा में मतलब बताऊं तो अपोजिट होता है, मतलब उल्टा। हम कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, दो साइड होते हैं सेम। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है, तो इसमें मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तो तरीके समझाऊंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप इसको रीड भी कर सकते हैं आफ्टर द लेक्चर, तो एकदम परफेक्टली आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड। हमको दोनों पहलू को देखना चाहिए। एज अ हिस्टोरियन, अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हैं या हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो आप एक पर्सपेक्टिव को नहीं समझ सकते हैं, आपको दोनों पहलू को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, फिर जाके आप एक कंक्लूजन में आ सकेंगे। फाइन, तो ये कहते हैं कि पहला जो एक का ओपिनियन है, तो उसे हम कहते हैं थेसिस। दूसरे का जो इसका जो काउंटर ओपिनियन आएगा, तो वो उसे हम कहेंगे एंटीथेसिस। और ये दोनों का जो एक डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन निकल के आएगा, एक सोल्यूशन निकल के आएगा, उसे हम कहेंगे सिंथेसिस। ठीक है, तो ये 3 बार आपको प्रोसेस को रिपीट करना होता है, और इसी से आप एक फाइनल सच्चाई की तरफ बढ़ते हो। फाइन, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, तो इसको आप ऐसे समझने की ट्राई करो। तो मान लो कि 2 लोग हैं क्लास में, तो आपके क्लास में एक को टास्क दिया गया है मीट खाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। क्या ये मीट ईटिंग, ठीक है, मीट ईटिंग का टॉपिक है, मीट खाना तो ज़रूरी है कि नहीं है, क्या ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ठीक है, हम एनिमल को चोट पहुंचा रहे हैं, तो उनके लाइफ को डेंजर कर रहे हैं, तो ये एक टॉपिक है। फाइन, तो एक पर्सन तो उस पर एक थेसिस बनाएगा, मतलब एक थ्योरी बनाएगा। ठीक है, वो कहेगा कि मतलब नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना ही नहीं चाहिए। तो ये पहले बंदे का ओपिनियन है, तो वो बहुत सारे पॉइंट्स देगा, एग्जाम्पल देगा कि नहीं खाना चाहिए, से इट इज़ अ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल एंड देयर लाइफ एंड इट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी एज वेल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा, रिलीजन का एग्जाम्पल दे देगा, इकोनॉमिक का एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, अब जो सेकंड पर्सन होगा वो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेके आएगा, वो कहेगा कि खाना चाहिए, है ना। सेकंड पर्सन कहेगा कि खाना चाहिए भाई, तो वो अपने पॉइंट्स निकालेगा, वो अपना जस्टिफिकेशन देगा कि खाने से आपको प्रोटीन्स मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, और इससे एक बहुत चंक ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इससे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। तो वो मतलब वो सारे पॉइंट्स और वो सारे रीज़न आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जो थर्ड बंदा है वो भैया सुनेगा किसका, वो सुनेगा किसका। तो फिर क्या होगा, ये दोनों के बीच में डिबेट होंगे, डिस्कशन होगा। ठीक है, और एक फाइनल कंक्लूजन आएगा कि हाँ चलो खाना तो चाहिए। आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लो, आप एक कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, किसी रिलीजन में खाना अनिवार्य होता है, किसी रिलीजन में नहीं होता है। ठीक है, आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लो, आप न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो हम यहाँ पर वो डिबेट नहीं करेंगे। मैं आपको खाली समझा रहा हूँ कि ये ऐसा एक एग्जाम्पल होता है, और ये एक डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा था, ये मैं आपको वहाँ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब दोनों थ्योरी, जो फर्स्ट थ्योरी है
और जो सेकंड थियरी है, ये दोनों थियरी का जो एक मिलन होगा, जो एक कंक्लूजन होगा, जो एक सोल्यूशन के फॉर्म में आएगा, वो होगा सिंथेसिस। समझ में आ रहा है? तो यही पैटर्न है, तो यही डायलेक्टिक्स है कि आपको दोनों सिचुएशन को समझना है। एक सिचुएशन से आपको सच्चाई नहीं पता चलेगा, दोनों सिचुएशन को, टू अपोजिट सिचुएशन को आपको समझना है, आपको फिर उस पर डिस्कशन करना है, रिसर्च करना है, कंक्लूजन निकालना है और एक बेटर रिजल्ट और आउटकम पेश करना है। ओके, आई होप द एग्जाम्पल वॉज वेरी मच सिंपल एंड यू कैन इजिली रिलेट दिस एग्जाम्पल विद दिस टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, तो अगले लिस्ट में जो हमारे नाम है वो है भाई लियोपोल्ड वन रैंक। ठीक है, लियोपोल्ड वन रैंक बहुत ही फेमस बंदा है। ठीक है, तो इसका आपको तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम पढ़ना है। काम है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर। इनका कहना है कि हिस्ट्री पढ़ने से, या अगर आप लिख रहे हो कोई भी हिस्ट्री, तो इनका कहना है कि हिस्ट्री आप जब भी लिखना चाहते हो तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं तो उसको आप सबसे पहले वेरीफाई करो। ठीक है, सी अगेन, ये सभी स्कॉलर बात कर रहे हैं साइंटिफिक अप्रोच पे। आप समझ में आ रहा है कि हिस्टोग्राफी ये बदला कैसे। आपको मैं यही समझा रहा हूँ पूरे चैप्टर में कि एंशंट के टाइम पे हिस्ट्री लिखने का तरीका अलग होता था। ठीक है, मॉडर्न में अभी हिस्ट्री लिखने का तरीका अलग है, लोग साइंटिफिक अप्रोच के तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। He also stated that all types of document that are associated with the historical events need to be examined with greatest care। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एग्जामाइन करना है, इसका मतलब इवेल्युएट करना है, या नहीं समझ में आ रहा तो एनालाइज करना है। बहुत ही बारीकी से डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना है, कोई झूठी बात तो नहीं लिखी है, या कोई बायस या अनबायस चीज़ तो नहीं लिखी है। ठीक है, आपको हर चीज़ इवेल्युएट करके तभी आप हिस्टोरिकल ट्रुथ, हिस्टोरिकल सच्चाई की तरफ बढ़ोगी। तो इनके दो किताब के नाम आपको याद रखने गाइस, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री गाइस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है।